गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। चीन की राजधानी पेइचिंग में कम्युनिस्ट पार्टी का बहुचर्चित 20वां अधिवेशन रविवार को शुरू हो गया। करीब एक सप्ताह चलने वाले इस अधिवेशन पर दुनिया भर की नज़रें लगी हैं, तो उसकी कई ठोस वजहें हैं। इस पूरी कवायद के केंद्र में इस बार यह बात है कि शी चिनफिंग को लगातार तीसरी बार सत्ता की कमान मिलना लगभग तय है। चूँकि 2 कार्यकाल की सीमा पहले ही समाप्त की जा चुकी है, तो तीसरे कार्यकाल पर अब कोई बाधा नहीं रही। लेकिन इस वक्त जो सवाल देश दुनिया के लिए ज़्यादा अहमियत रखता है, वह यह कि शी के नेतृत्व वाला चीन आने वाले वर्षों में किस तरह की चुनौतियों से जूझने वाला है और इसका दुनिया के अन्य देशों पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। आंतरिक मोर्चे पर तात्कालिक नज़रिए से देखें तो चीन के सामने इधर कुआं उधर खाई जैसी स्थिति दिख रही है। उसे जल्दी ही जीरो कोविड पॉलिसी और आर्थिक विकास की धीमी पड़ी रफ्तार पर कोई निर्णायक फैसला करना होगा। अगर वह जीरो कोविड पॉलिसी पर गर्व करना जारी रखता है, तो इकनॉमी की गिरावट परेशान करने वाली स्थिति में पहुंच सकती है। और अगर जीरो कोविड पॉलिसी से अलग हटते हुए लॉकडाउन में ढील देता है, तो वैक्सीन के सुरक्षा दायरे से बाहर की आबादी में मौत की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दीर्घकालिक तौर पर चीन के सामने एक बड़ी दिक्कत आबादी में वृद्धों के बढ़ते अनुपात की आने वाली है, जिससे श्रमशील लोगों की कम संख्या एक बड़ी चुनौती बनेगी। बाहरी मोर्चे पर एक समय में चीन के उदय को सोवियत संघ की काट के रूप में देखने वाले देश अब उसके विकास की रफ्तार पर अंकुश लगाने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। खासकर चीन को उसका पुराना गौरव वापस दिलाने की मंशा के चलते दक्षिण चीन सागर और लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा समेत अनेकानेक क्षेत्रों में उसकी हरकतों से खतरा महसूस कर रहे देशों की संख्या बढ़ गई है। इसका असर न केवल सामरिक क्षेत्र में दिख रहा है, बल्कि व्यापारिक मामलों में भी, खासकर वैकल्पिक सप्लाई चेन के निर्माण की कोशिशों के रूप में दिख रहा है। ताइवान एक अलग मोर्चा है ही, जिस पर दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई है। उद्घाटन भाषण में शी चिनफिंग ने जहां हांगकांग के बारे में एक देश दो सिस्टम के सिद्धांत का हवाला दिया और वहां देशभक्तों का शासन सुनिश्चित करने की बात कही, वहीं ताइवान के संदर्भ में साफ साफ कहा कि उनका देश शक्ति के इस्तेमाल का अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो शी के नेतृत्व का अगला चरण न केवल चीन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए नाजुक साबित हो सकता है। पंचायत, नगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा, शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों के बाद अब न्यायपालिका, निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग का विस्तार
होने लगा है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में मामला लंबित है, तो महिला आरक्षण के लिए भी सरकारें फैसला लेने लगी हैं। वही आरक्षण की अधिकतम सीमा में 50% का प्रतिबंध खत्म करने के लिए कर्नाटक जैसे राज्यों की पहल से विवाद बढ़ सकता है। आइए समझते हैं कि आरक्षण को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है। धर्म परिवर्तन के बाद दलितों को आरक्षण मिलने का मुद्दा आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद गरमाया था। नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े ने मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के बावजूद दलित आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी हासिल की। किसी जाति को राष्ट्रपति के आदेश से अनुसूचित जाति SC में शामिल किया जाता है। जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को हिंदू धर्म की कुरीति माना जाता है। संविधान SC आदेश 1950 के अनुसार सिर्फ हिंदू धर्म के दलितों को ही आरक्षण का लाभ मिलता है। पहले पिछड़ा वर्ग आयोग केलकर समिति की रिपोर्ट के बाद 1956 में सिखों और 1990 में बौद्ध धर्म के लोगों को SC के दायरे में शामिल कर लिया गया। उसके बाद से मुस्लिम और ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों को दलित आरक्षण के दायरे में लाने की मांग होने लगी। आरक्षण के पैराकारों के अनुसार धर्म परिवर्तन के बावजूद दलितों का पिछड़ापन खत्म नहीं हुआ, इसलिए धर्म के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक है। जबकि विरोधियों के अनुसार मुस्लिम और ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं होती, इसलिए उन्हें SC के दायरे में लाना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में 2004 से ही कई मामले चल रहे हैं। पूर्व चीफ जस्टिस रंगनाथन मिश्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की मई 2007 में धर्म के बजाय सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की सिफारिश हुई थी। आयोग के एक सदस्य ने मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों को आरक्षण के दायरे में लाने का विरोध किया था। केंद्र सरकार ने नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि मतांतरित दलितों के आरक्षण के बारे में पुराने आयोगों की रिपोर्टों के बजाय नए अध्ययन की ज़रूरत है। मतांतरित SC को आरक्षण के इस विवाद से अल्पसंख्यकों की परिभाषा और लाभ पर नई बहस भी शुरू हो सकती है। भारत में धर्म के आधार पर अलग सिविल कानून हैं। मुस्लिम धर्म के लिए पर्सनल लॉ है और समान नागरिक संहिता पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। ऐसे में जातिगत आधार पर आरक्षण के दायरे से मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों को बाहर रखने की गलत आखिर कैसे बताया जा सकता है। 50% के प्रतिबंध के बावजूद आरक्षण के दायरे में नए लोगों को शामिल करने से वंचित वर्ग को वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा। मुस्लिम और ईसाई धर्म में आरक्षण का लाभ मिलने से हिंदू धर्म के दलित लोगों को नुकसान होने पर अंतर्जातीय विवाद बढ़ सकते हैं। इस बीच कई राज्य धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बना रहे हैं। धर्मांतरण के बाद आरक्षण का लाभ मिलने की अनुमति मिली तो धर्म परिवर्तन
को बढ़ावा मिल सकता है। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन इस बारे में कानून में स्पष्टता नहीं है। धर्म परिवर्तन के बावजूद लोग अपना नाम नहीं बदलते और आरक्षण का लाभ लेते रहते हैं। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए भी साफ कानूनी प्रावधान नहीं है। आयोग की रिपोर्ट के बाद ऐसी अनेक कानूनी विसंगतियों पर सरकार, संसद और सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से बहस शुरू होगी। स्टॉप।